हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। जो लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो किया था हमने अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष के ऊपर कि कर्नाटक का युद्ध किस प्रकार से शुरू होता, यानी उसके बैकग्राउंड को हमने पूरा सेट किया था। अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध। जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था उनमें से फर्स्ट जो बैटल हुई थी उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1746 से 1748 तक। यानी जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था वो 1746 से 1748 तक हुआ था। अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस तरह ये था क्या, ये जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हो रहा था उसका विस्तार मात्र था। कि भाई ऑस्ट्रिया में क्या हो रहा था, उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था कि भाई उत्तराधिकार किसे मिलेगा, कि भाई उसे यानी फ्रांसीसी को मिलेगा या फिर इंग्लैंड को मिलेगा, ब्रिटेन को मिलेगा, अंग्रेजों को। तो उसके युद्ध का ये विस्तार मात्र था। भाई ग्रह सरकार वहां पे लड़ रही थी, लेकिन ग्रह सरकार की आज्ञा के विरुद्ध, जो ग्रह सरकार इट मीन्स जो ब्रिटेन और जो फ्रांस थे उनकी आज्ञा के विरुद्ध क्या किया, यहाँ पर दोनों दलों ने, यानी दोनों दलों इट मीन्स अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने युद्ध का ऐलान कर दिया। 1746 में युद्ध का आरंभ कर दिया। तो यहां देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था, यानी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था। ग्रह सरकार की आज्ञा के विरुद्ध, ग्रह सरकार की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों ने 1746 में युद्ध का आरंभ कर दिया। यानी ग्रह सरकार इट मीन्स ब्रिटेन एंड फ्रांस, यानी जो ब्रिटेन थी और फ्रांस, ग्रह सरकार यानी ब्रिटेन और सरकार की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों ने 1746 में यहां युद्ध का आरंभ कर दिया। हालांकि युद्ध का आरंभ किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था। अब वो किस प्रकार के थे उसको हम बताते हैं। हालांकि युद्ध का आरंभ अंग्रेजों ने किया था। अब किस प्रकार किया था इसको देखते हैं। बार्नेट के नेतृत्व में जो बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना इट मीन्स नेवी, यानी बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने क्या किया, फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लिया। फ्रांसीसी जलपोत कौन थी, फ्रांसीसी जलपोत इट मीन्स वहां की शिप को पकड़ लिया फ्रांसीसियों की। बार्नेट के नेतृत्व अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांसीसी जलपोत इट मीन्स शिप को पकड़ लिया। अब क्या, वो बार्नेट के नेतृत्व में जब इसने फ्रांसीसी शिप को पकड़ लिया, तो उसके बाद जो उस समय फ्रांसीसी गवर्नर का नाम था डुप्ले नवाब के पास गए। डुप्ले नवाब के पास जाने का क्या कारण था, वो चाहते थे कि भाई नवाब क्या है, अंग्रेजों के ऊपर दबाव डाले और उनकी सहायता करे, ताकि वो जो फ्रांसीसी शिप को अंग्रेजों ने पकड़ा था उसे वो छोड़ दें। तो जो डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर ने नवाब से सहायता मांगी, डुप्ले ने नवाब से सहायता तो मांगी, लेकिन
नवाब ने कहा भी अंग्रेजों को कि भाई आप उनकी शिप छोड़ दें, लेकिन नवाब की बातों को अंग्रेजों ने नजरअंदाज कर दी या बिल्कुल इग्नोर कर दिया उसकी बातों को, यानी नवाब की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। अब जब नवाब की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया तो फिर डुप्ले के पास कोई चारा नहीं बचता है। डुप्ले ने क्या किया, मॉरिशस का जो गवर्नर था, फ्रांसीसी जो मॉरिशस का गवर्नर था, उसको बुलाया। तो डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लाबुडानी को बुलाया। इन फ्रांसीसी गवर्नर का क्या नाम था, लाबुडानी। तो लाबुडानी को बुलाया। तो लाबुडानी 3000 की सेना लेकर कोरोमंडल के तट पर आया और मद्रास पर अधिकार कर लिया। क्या लाबुडानो आया, 3000 अपनी फ्रांसीसी सेना लेकर आया और वो आते ही उसने कोरोमंडल के तट पर उसने घेरा डाला और जाकर उसने मद्रास को घेर लिया, यानी उसने मद्रास को जीत लिया, एक तरीके से मद्रास पर अधिकार कर लिया। जो लाबुडानी क्या चाहता था, लाबुडानी अंग्रेजों से कुछ वो पैसा वसूलना चाहता था। लाबुडानी अंग्रेजों से फिरौती लेना चाहता था। लाबुडानी अंग्रेजों से फिरौती लेना चाहता था। उसने क्या किया, अंग्रेजों से 40,000 पाउंड लिया और मद्रास अंग्रेजों को देकर चला गया। यानी उसने 40,000 पाउंड किसको लिया, 40,000 पाउंड जो था अंग्रेजों से लिया और मद्रास अंग्रेजों को दे दिया। अब यहां से 40,000 पाउंड लेकर अंग्रेजों को मद्रास तो दे दिया, लेकिन डुप्ले इससे समर्थित नहीं था। डुप्ले ने क्या किया, मद्रास पर फिर से अधिकार कर लिया, यानी मद्रास को फिर से जीत लिया। तो डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर, तो डुप्ले ने मद्रास को फिर से जीत लिया। अब जब डुप्ले ने मद्रास को फिर से जीत लिया तो अंग्रेज जो थे वो नवाब के संरक्षण में गए, नवाब के प्रोटेक्शन में गए और उन्होंने कहा कि भाई जब हमने 40,000 पाउंड दे दिया है और उसके बदले में हमने मद्रास पाया, तो फिर आखिरकार डुप्ले किस हिसाब से, किस बेस पे उन्होंने मद्रास को फिर से जीत लिया। तो फिर नवाब ने डुप्ले से पूछा कि भाई आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा करिए जो फ्रांसीसी जो आपने बेड़ा लगाया है आप उसको उठा लीजिए। तब फिर यहाँ पे जो डुप्ले था, डुप्ले ने कूटनीति थोड़ा अपनाई और डुप्ले ने कहा कि ये जो मद्रास का घेरा हमने लगाया, मद्रास को हमने जीता, वो अपने लिए नहीं जीता, बल्कि हम अंग्रेजों से लेकर हम आपको दे देंगे। यानी अंग्रेजों से हमने जीता है, लेकिन ये मद्रास का जो किला है, मद्रास जो है, हम आपको बाद में ही दे देंगे। तो नवाब के संरक्षण में आ गए थे अंग्रेज। और इसके बाद जो स्टोरी बेस बताया कि नवाब के संरक्षण में आ गए थे और नवाब ने फिर वो डुप्ले से बोला और डुप्ले ने बोला कि भाई हम आपको ही ये मद्रास जो है आपको बाद में दे देंगे जीत के, हम यानी किसी अंग्रेजों से जीतेंगे और आपको वापस दे देंगे। तो नवाब को डुप्ले की ये जो बात थी उस पर शंका हुई, यानी उसे थोड़ा सा संदेह हुआ। तो अब जब संदेह हुआ तो अब युद्ध असंभावी हो गया था, यानी अब युद्ध होना ही है। जब एक बार संदेह हो गया तो उसके बाद अब युद्ध जो हुआ था, कर्नाटक का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो सेंटेथोम का युद्ध था। तो अब हम सेंटेथोमे का युद्ध देख लेते हैं।
सेंट थोमे, सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध की बात की जाए तो 1748, 1748 में सेंट थोमे का युद्ध हुआ था। अब इंपॉर्टेंट ये कि यह जो था कर्नाटक के युद्ध का सबसे प्रमुख युद्ध था, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध था ये सेंट थोमे का युद्ध था। यह कर्नाटक के युद्ध में, कर्नाटक के युद्ध में सर्व प्रमुख, यानी सर्व प्रमुख युद्ध था, या कि महत्वपूर्ण, या कि इंपॉर्टेंट युद्ध था। इस युद्ध में क्या हुआ था, किस किस के बीच ये युद्ध हुआ था? ये फ्रांसीसी सेना और नवाब के बीच हुआ था। नवाब अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था, किस किस के बीच हुआ था? ये फ्रांसीसी सेना, ये फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन, नवाब अनवरुद्दीन के बीच हुआ था। अब दोनों सेना में अगर बात की जाए तो फ्रांसीसी सेना में फ्रांसीसी सैनिक जो थे, फ्रांसीसी सैनिक थे ये 270 थे, यानी 270 फ्रांसीसी सैनिक, और जो भारतीय थे, जो इंडियन सैनिक थे वो थे 700, यानी 700 सैनिक थे। और वहीं अगर इसमें जो कैप्टन पैराडाइज, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में था, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में लड़ा गया था। यहाँ जो फ्रांसीसियों की तरफ से युद्ध में कौन कौन नेतृत्व कर रहा था, कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? कैप्टन पैराडाइज, कैप्टन पैराडाइज। और नवाब अनवरुद्दीन के साइड से कौन कर रहा था? महफूज खां, जो थे महफूज खां, वो नवाब अनवरुद्दीन के साइड से रिप्रेजेंट कर रहे थे युद्ध को। इनके साइड से जो भारतीय सेना थी वो 10,000 की थी, यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो फ्रांसीसी सेना कितनी है? सिर्फ 270 एंड भारतीय 700, यानी यहाँ पे टोटल अगर मिला दे 970, यानी इट मींस 1000 भी नहीं हो रही। और यहाँ पे 10,000 यानी 10,000 भारतीय सेना। तो भी युद्ध में कौन जीता था? युद्ध में जीती थी ये फ्रांसीसी सेना, फ्रांसीसी सेना युद्ध में जीती थी। अब इस युद्ध के बाद कुछ बातें तो स्पष्ट हो गई थी, वो कुछ बातें क्या है उसको देख लेते हैं। जो कुछ बातें स्पष्ट हो गई थी वो कुछ बातें ये थी कि भाई घुड़सवार सेना की तुलना में घुड़सवार सेना की अपेक्षा तोपखाने श्रेष्ठ है, तोपखाने श्रेष्ठ है। मीन्स की जो घुड़सवार सेना है उसकी अपेक्षा जो तोपखाने श्रेष्ठ है ना। तोपखाने ज्यादा है, अगर आपके पास तोपखाने तो आपके पास घुड़सवार सेना चाहे कितनी भी हो, जीत आपकी होगी, यहाँ ये पता चला। इसके अलावा ये पता चला कि छोटी और अनुशासित, छोटी अनुशासित सेना मध्यकालीन बड़ी सेना पर भारी पड़ सकती है, भारी पड़ सकती है। यानी जो छोटी अनुशासित सेना, यानी अगर सेना अनुशासित हो और बल्कि वो छोटी भी हो तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी वहां पे अनुशासन होना जरूरी है ना। तो वो क्या है, मध्यकालीन बड़ी सेना पर भी भारी पड़ सकती है, जैसे इस केस में हुआ था। इसके अलावा इस टाइम पे नौसेना की श्रेष्ठता, नौसेना की महत्ता पता चली, स्थापित हुई। भाई जो नेवी है वो नेवी कितनी इंपॉर्टेंट है इस बात का पता चला। इसके अलावा ये पता चला कि भारतीय राजनीति के खोखलेपन, भारतीय राजनीति के खोखलेपन के बारे में पता चला कि जो भारतीय राजनीति है उसमें कितना खोखलापन है कि कोई भी आकर इनको हरा सकता है, ये हो गया। इसके अलावा ये जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है वो किस प्रकार समाप्त हुआ ये भी जानना जरूरी है। तो जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ एलापेल संधि के थ्रू, इस संधि के थ्रू क्या हुआ, ये जो था
कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। अब इसमें क्या हुआ था, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मैटर था इसमें सॉल्व हो गया था ये एलाप्लेन संधि के माध्यम से। तो जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार सॉल्व हो गए थे। अब जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का सॉल्व हो गए तो जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध अपने आप समाप्त हो गए। एलाप्ले संधि, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये एलाप्ले संधि से किसको क्या मिला, तो एलाप्ले संधि से अंग्रेजों को मिला मद्रास और फ्रांसीसियों को मिला अमेरिका में लुईबर्ग। उन्हें वापस मिल गया। एलाप्ले संधि से ये फायदा हुआ। तो एलाप्ले यानी कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौर में दोनों पक्ष बराबर रहे। दोनों पक्ष बराबर रहे। दोनों पक्ष बराबर रहे मतलब अंग्रेज भी बराबर थे और फ्रांसीसी भी बराबर थे। तो इस तरीके से जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था वो समाप्त हो गए थे। इसमें जो था सेंट थोमे का युद्ध इंपॉर्टेंट था। सेंट थोमे का युद्ध जो 1748 में हुआ था। तो इस तरीके से हमारा जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है वो समाप्त होता है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे कर्नाटक का दूसरा युद्ध, फिर तीसरा युद्ध और उससे रिलेटेड कुछ संधियां, और उसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ये चैप्टर आज, ये लेक्चर आज कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।